अब भाई टाइम हो गया है, मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। तो हेडिंग डाल दो। 1290 से 1320। सबसे पहले एक शब्द आता है, उसका नाम है खिलजी क्रांति। क्या है खिलजी क्रांति? ये बाद में एक साथ ही कराएंगे। अब खिलजी क्रांति क्या है? तो दोस्तों, शासन एवं सत्ता पर उच्च वंश के स्थान पर योग्यता आधार पर, हाँ जी, योग्यता द्वारा प्राप्त किया जाना। याद रखें, खिलजी को दूसरा वर्ग या क्लास नहीं है। खिलजी भी तुर्क कबीला है। अब इसमें पहला शासक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जिसे हम लोग जेके कहेंगे, जेके। समय 1290 से 1296। ये जलालुद्दीन खिलजी जो है दोस्तों, ये किसकी हत्या करने के बाद? कैकुबाद और क्यूमर्स की हत्या कर किलूगढ़ी में शासक बना। दिल्ली में लाल महल में आया, परंतु सिंहासन पर नहीं बैठा। साथ साथ लिख दो, तो मैं यही तो कह रहा हूं। अब लिख क्यों नहीं रहे हो? नहीं, कुछ नहीं कहा। अब आप लिखो, पहले मैं यहां तक समझाऊंगा। मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो बेटा प्राचीन भारत में गई थी, मध्यकाल में आई है? एक युग बीत गया पूरा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत। ये तो मैं समझ सकता हूँ।
फटाफट तो उतार लो बस। मैं अगली स्लाइड। लिख दिया क्या? तो दोस्तों, कल अपनी बात हुई थी खिलजी वंश की। खिलजी वंश जो आज खत्म हो जाएगा, और क्या। और कल और परसों 2 दिन में अपन जो तुगलक वंश वो भी खत्म कर लेंगे। क्या? सैयद में तो आधा घंटा लगना है, लेकिन एक दिन पूरा लोदियों में लगेगा। खैर, देखेंगे वो कितना लगता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी आज की बात करें तो खिलजी वंश का समय मात्र 30 साल का है। ये देखिएगा, ओनली 30 साल तक। ओनली 30 वर्ष तक जो है वो खिलजी वंश रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320, तो थोड़े ही समय की बात है। लेकिन खिलजी जो है वो लोकप्रिय बहुत हो गए, विशेष करके अलाउद्दीन खिलजी के चक्कर में। एक क्वेश्चन तो यह आता है, खिलजी क्रांति किसे कहते हैं? तो बताओ। खिलजी क्रांति का मतलब है, अब तक जितने भी तुर्क ने भारत पर शासन किया सब उच्च वंश के थे, निम्न वंश का एक भी नहीं था। अब उच्च वंश का जो शासन था उसके स्थान पर जितनी भारत में समस्या थी उच्च कुल निम्न कुल की, उतनी मध्य एशिया में भी थी। जैसे भारत में शूद्रों को शासन नहीं दिया जाता, वैसे मध्य एशिया में भी वहां दासों को शासन बहुत कम दिया जाता। लेकिन ये खिलजी जो कि नीच कुल के थे मध्य एशिया में, इनको निम्न कुल का माना जाता था। इन लोगों ने शासन और सत्ता पर अधिकार कर लिया, इसलिए इसको एक क्रांति कहा गया कि अब तक जो उच्च वंश का जो स्थान था उसके स्थान पर, अब वंश के स्थान पर अब योग्यता जो है उसके द्वारा शासन और सत्ता पर कब्जा किया गया। क्योंकि खिलजी जो थे वो तुर्क कबीला था और ये निम्न कुल का माना जाता था,
इस घटना को एक क्रांति कहा गया जिसे हम खिलजी क्रांति कहते हैं। मैंने बताया कि जलालुद्दीन खिलजी बोले तो जेके, जो कि 6 साल तक शासक रहा, कैकुबाद ने इसको सेनापति बनाया था, सैन्य विभाग का प्रमुख बनाया था। आरिज ममालिक, कल लिखा रखा है मैंने आपको, आरिज ममालिक। और उसी के सामने उसको और उसके बेटे को काट दिया। तो उसी के सामने क्यूमर्स को काट कर, कैकुबाद को काट करके, और कहां पर मारा इन दोनों को? किलूगढ़ी, जिसका निर्माण किसने कराया था? कैकुबाद ने। और जहां सिर्फ महिलाओं की नियुक्ति की गई थी। और जब इसको ये काट रहा था तब इसको याद आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। यदि किलूगढ़ी यहां पर मैं अलग से नहीं बनवाता, महिलाओं की नियुक्ति नहीं करता, तो आज मेरे सैनिक होते तो शायद मुझे बचा लेते। लेकिन उसके दारू पीने का असर क्या हुआ देखा आपने? लकवाग्रस्त, लकवाग्रस्त हो गया। तो दिल्ली में ये आया भी बाद में, ये किलूगढ़ी में शासक बन गया था। दिल्ली में जब ये आया तो बलबन के किस में गया? ये लाल महल किसका दरबार था? बलबन का। जैसे इसने लाल महल में प्रवेश किया तो बलबन का वो सीन क्रिएट हो गया कि वो सामने बलबन बैठता है, गेट से एंट्री करते ही सिजदा और पायबोस करने पड़ते थे, जमीन पर माथा टिकाना पड़ता था, और वो पैरों को चूमना पड़ता था, और वो सामने ऊंचा सा सिंहासन। तो देखते ही जलालुद्दीन खिलजी के रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने उसी बलबन जो सिंहासन पर बैठता था, उसी के पोते को मैंने काट दिया, उसके वंश को खत्म कर दिया। कभी वो मेरा मालिक था, कभी उस सिंहासन में बैठता था, उसके वंश को मैंने हमेशा के लिए काट दिया। मैं अपने मालिक के साथ मैंने दगाबाजी की है। इसलिए उसके मन में भाव विचलित हो गए। उसने उस सिंहासन को, उसकी जो सैनिक थे वो कह रहे थे जलालुद्दीन खिलजी जिंदाबाद, चलो आप सिंहासन में बैठो। वो घबरा गया, मैं ना बैठूं, तुम चलो। उसने कहा फटाफट बाहर निकलो यहां से। अरे साहब, दरबार है दिल्ली का, दरबार लगाओ, आप सिंहासन में बैठो ना। मैं नहीं बैठू, मैं यदि यहां बैठा तो मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरे को कुछ कुछ हो रहा है, मेरे को बाहर ले चलो जल्दी से। अब क्या हो रहा था आपको बता दिया मैंने। मालिक से जो दगाबाजी की थी वो याद आने लगी उसे। और व्यक्ति जब किसी से धोखा करता है, भले ही ऊपर से खुशी भले ही दिखा दे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा जानती है कि धोखा तो किया ही है। वो तेरे जैसियों की नहीं मानती आत्मा, वो अलग बात है। बड़े निष्ठुर टाइप के लोग होते हैं। तो लोग तो वो भी होते हैं जो कि 4 खून करने के बाद में बिना हाथ धोए भोजन कर लेते हैं, हाथों को पूंछ लेते हैं, किससे? टिश्यू से। खून हाथ में लगा रहता है, टिश्यू पेपर से पूंछ करके बोले ले फटाफट खाना ले आओ, 4 को और टपकाना है अभी तो उन्हें काहे का पछतावा है? नहीं। तो दिल्ली के लाल महल में आया था परंतु सिंहासन पर नहीं बैठा। ओके, अब इसके समय की कुछ एक और घटनाएं, जैसे एक तो सिद्दी मौला था, एक फकीर था, ईरानी संत, नाम था सिद्दी मौला। कौन से मौला? सिद्दी मौला। अब सिद्दी मौला जो था उसने शासक बनने की कोशिश की। अब सिद्दी मौला को जब विद्रोह की सूचना मिली, विद्रोह करने के कारण इसने, जेके ने हाथी के पैरों के तले कुचलवाया। समझ रहे हो? हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया। तो इस प्रकार से ये बड़ा बदमाश था जी। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि जो बलबन था, बलबन, उस बलबन का भतीजा नाम था मलिक छज्जू। हाँ जी, छज्जू। हाँ, छज्जू। तो ने अवध में विद्रोह कर दिया था।
अवध में विद्रोह किया, इसके विद्रोह का भी दमन किया गया। विद्रोह का दमन किसने कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी ने किया, और मलिक छज्जू को माफ कर दिया। ठीक, तो ये दो घटनाएं फटाफट और जोड़ लो, अब खत्म है जलालुद्दीन खिलजी। क्या? मैं समझा नहीं। बैच नंबर 8 में? अच्छा, सर है क्या? अच्छा, बायोलॉजी की। अरे बैच नंबर 1 के विद्यार्थी जो है ना, उसमें बायोलॉजी पूरी हो गई ना। अच्छा चलो, बायोलॉजी में लगभग तो हो चुका, तो 50%। चलो कोई बात नहीं, उसकी कॉपी सुंदर राइटिंग वाली जिसकी भी है, वो बैच नंबर 1 से जिसके पास अभी है, या फिर कल लेके आएंगे। और अच्छी राइटिंग वाली, क्योंकि हम उसको, जो अपना ऐप है कलाम का, उस पर उसकी कॉपी की पीडीएफ डालेंगे तो प्रचार प्रसार होगा, लाखों लोग देखेंगे। आपका तो कुछ नहीं फायदा, अपना फायदा थोड़ी देखते हैं, दूसरे को फायदा भी देखते हैं। अच्छा, अरे तत्काल जो है 1 घंटे में वापस मिल जाएगी, कल की कल। कल ले आना। कौन लाएगा? हाथ खड़ा करो। वो हो गए। अच्छा, चलो ये ले आएगा, तू ले आना बेटा। ठीक है, राइटिंग देखिए इसकी। सही है। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? मलिक छज्जू को माफ कर दिया इसने? किसने कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी ने। हाँ, जा रहा है बावड़ी, ये तो भी कौन समझ में आ। लिख दिया क्या दोस्तों? माफ किया। इतनी बड़ी लाइन मैंने एक इशारे में कर दी थी, लेकिन तुमने तो लिखवा के माने नहीं। प्यारे बच्चों, अक्कल के कच्चों, फटाफट देखो। 2-3 घटनाएं। एक, कि जलालुद्दीन खिलजी में विरोधाभास है। विरोधाभास, विरोधाभास क्या है? ये भावुक किस्म का व्यक्ति है। भावुक, यानी भावना आ गई, और भावना में गुस्सा ही गुस्सा है, प्रतिशोध, तो काट के फेंक देगा, फिर पीछे नहीं मुड़ता। और कभी भावना आ गई कि मेरे मालिक थे बलवन, देखो वहां बैठते थे, वो सिंहासन ऊंचा सा, सीढ़ियां, वहां वो खड़े रहते थे हबसी तलवार लेकर, यहाँ थे हम सिजदा करते थे। वो पुराने दिन याद आ गए, तो भावुक हो गए, आंसू आ गए, बोले ना ना मैं नहीं बैठू सिंहासन पे, चलो बाहर। इसी समय एक ईरानी संत आया, नाम क्या था?
सिद्दी मौला ईरान का मुस्लिम संत था, और अजोधन के बाबा फरीद जो संत थे उनका शिष्य था। लेकिन उसने देखा कि जो पुराने बलबन के आज्ञाकारी जो अमीर थे, सरदार थे, वो विद्रोह करना चाहते थे। विद्रोह के लिए कोई नेता नहीं मिला, तो सिद्दी मौला जो था उसने कहा कि हो मैं कर लूंगा नेतृत्व तो, और इसने विद्रोह कर दिया। जब जलालुद्दीन खिलजी को जानकारी मिली तो उसने कहा पकड़ के लाओ रहे उसको, और हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। बर्नी लिखता है कि जैसे ही उस संत के ऊपर हाथी के पैरों से उसे कुचलवाया, आकाश में बादल नहीं थे, परंतु बिजली कड़की। बादल नहीं थे ना, बिजली कड़की, जोर का तूफान आया, आवाज होने लगी। बर्नी ने लिखा। किसने लिखा? बर्नी ने लिखा। तो हालांकि फेक न्यूज है सारी, लेकिन फिर भी अपन क्या कर सकते हैं, हो तो हो। ठीक है। इसके बाद बलबन का भतीजा था मलिक छज्जू, अवध का गवर्नर था, उसने अवध में विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन जेके ने कर तो दिया, बाद में मलिक छज्जू ने माफी मांगी कि जान बख्श दे मेरी, तो उसने कहा चल माफ किया। तो मुड्डी था, उसे माफ करना चाहिए था इस संत को, उसे कठोर दंड दिया, उसे दंड देना चाहिए था मलिक छज्जू को, उसे माफ कर दिया। मतलब मूड बन गया, सो बन गया, मूडियत। अब इसका मूड की बात करोगे तो एक और मूड की घटना मैं आपको बताऊंगा कि इस समय जो चंगेज खां था, चंगेज खां कौन था? ये मंगोल। तो इसके समय भी मंगोल आक्रमण हुआ, और चंगेज खां का बेटा नाम क्या था? हलाकू। याद रखें, चंगेज खां का बेटा शाहरुख, और शाहरुख का बेटा हलाकू। हलाकू हलाकू। तो उस हलाकू खां के पौत्र, उसका भी पोता, पोते का पोता, नाम था अब्दुल्ला खां, के नेतृत्व में कितने लाख? 1.5 लाख मंगोल, सबसे बड़ा आक्रमण था। 1.5 लाख मंगोल या मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब साहब भारत पर आक्रमण करके ये लोग पंजाब पे चढ़ाए, लेकिन उसका भी नाम जलालुद्दीन खिलजी था। जेके ने सबको हराया और गुस्से में आ गया। जो मारे गए वो मारे गए, 1 लाख से अधिक पकड़े गए, और उन्हें पकड़ा और कहां लाया? दिल्ली लाया। और इसके बाद कहा कि इन सबको लाइन में खड़ा कर दो ना, और फिर गर्दन काटेंगे इनकी। ये बहुत ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हैं मंगोल। मंगोलों का नेता जो था हलाक, जो अब्दुल्ला खां, उसने कहा कि नहीं मारो मत, तो हम तुम्हारे सैनिक बन जाएंगे, अपना क्या है। बोले ठीक है। फिर इन्हें अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में सहित जो मंगोल थे, उन मंगोलों को दिल्ली में पश्चिम दिशा में बसाया गया। दिल्ली में जो जंगल था ना, वहां बसाया गया। इस जगह को आज भी मंगोलपुरी कहते हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी कॉलोनी यहीं बसी हुई है। जो नई दिल्ली है उसे ठीक पश्चिम दिशा में मंगोलपुरी। तो मंगोलपुरी कहा जाता है किस जगह को? पश्चिमी दिल्ली को आज भी मंगोलपुरी कहा जाता है, आज भी। और इन मंगोलों ने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, ग्रहण किया, और अब जेके खुश हो गया। जेके ने अब्दुल्ला जो मंगोल था उसे कहा कि बोल क्या चाहिए।
अब्दुल्ला खान ने कहा कि और तो सब कुछ है भगवान की दया से, लेकिन बीबी नहीं है। जेके ने अब्दुल्ला खान से पुत्री का विवाह किया, पुत्री का विवाह किया। अब ये जो मंगोल थे, इन्हें क्या कहा गया? नव मुसलमान। ये शब्द याद रखना, क्या कहा गया? मैं फिर बता दूं कि थोड़े दिनों में जलालुद्दीन खिलजी मरने वाला है। ये घटना 1292 की 96 में मर जाएगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी शासक बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान पर अटैक करेगा, रणथंबोर पर अटैक करेगा। वहां का राजा हमीर है, हमीर। रणथंबोर का कौन है? हमीर का दोष क्या था कि उसने जो मंगोल थे, अलाउद्दीन खिलजी की ये मंगोल, उन्हें शरण दे दी थी। तो मंगोल नेता कौन कौन थे? मोहम्मद और मोहम्मद खां था एक तो, एक और था, मेरे को याद नहीं आ रहा। कैबरू, कैबरू। तो मोहम्मद खां और कैबरू, इन दोनों को शरण दे दी थी। ये यही मंगोल थे जो क्या कहे जाते थे? तो यही मंगोल जो दिल्ली में बसे हैं, राजस्थान पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण बनेंगे थोड़े वर्षों के बाद। तो दोस्तों, ये था मंगोल आक्रमण। फटाफट उतारो, तुम उतारने का काम रखो बस। पीछे वाला ये तो हमने लिख दिया ना बेटा? नहीं लिखा क्या? लिख दिया ना? ओके। अच्छा, मोबाइल कौन सा आ रहा है अभी आईफोन में? 15 प्रो। यार 15 प्रो में तो शिकायतें हैं। अपनी एक दो फैकल्टियां लेके आई हैं, तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं मत लाना। सैमसंग में मॉडल S23 अल्ट्रा। ओके। ये सैमसंग में नोट सीरीज नहीं चल रही क्या? बंद हो गई? उसकी तो कोई टक्कर नहीं है सैमसंग की नोट सीरीज का। नोट 10 अल्ट्रा तक तो आए हुए हैं।
क्यों रे बावड़े, तो दो मोबाइल रखती है एक साथ? अच्छा एक इसका है, फिर ठीक है। नहीं तो मैं ये कहने वाला था कि दो का क्या करेगी, आधा आधा कर लेते हैं। नहीं, गंभीर आश्चर्य। अरे लिख दिया कि, तो लिखो तो फिर क्या कर रहे हो हैं? और क्या, कोशिश करेंगे लाने की। जब आने तो दो। एक तो फोन में लेके आऊंगा तो खर्चा होगा, फिर पार्टी लोग तो डबल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग एक खर्चा आप लोग कर लो, एक मैं कर लेता हूँ। अरे मैं आपको बता दूं कि ये जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, आपको जानकारी होनी चाहिए कि, लिख दिया क्या? तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया? रणथंभौर पर अटैक तो कर दिया, लेकिन आप जानते हैं कि जंगल में है रणथंभौर, इसलिए इसके पास में रणथंभौर को जीतने से पहले झाइन का दुर्ग तो जीता, परंतु रणथंभौर जीत पाया क्या? नहीं जीत पाया। रणथंभौर नहीं जीता। बाद में कहा बोले छोड़ो रे चालो रे, और क्या कहा, ऐसे 100 दुर्ग मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं है। नहीं है। तो मैं ये भी लिखाने जा रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने या जेके ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर आक्रमण किया। झाइन का दुर्ग जीता। मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, झाइन का दुर्ग जीता, कौमा, परंतु रणथंभौर नहीं जीत सका। रणथंभौर नहीं जीत सका। यह कहते हुए वहां से प्लान किया। यह कहते हुए वहां से प्लान किया कि ऐसे 100 दुर्ग, ऐसे 100 दुर्ग मुसलमान की दाढ़ी के बाल बराबर भी नहीं है। लिख दिया क्या? ओके।
अब दोस्तों लास्ट की बात सुन लो। जलालुद्दीन खिलजी के पुत्रियां थी और एक पुत्री का ब्याह तो उसने मंगोल नेता अब्दुल्ला के साथ कर दिया था, बता दिया ना। ओके, तो इसी क्रम में कुछ और बातें भी सुन लो। जे दिल्ली जे कड़ा, जिसे आजकल इलाहाबाद या प्रयागराज कहते हैं, ये मानिकपुर जिसे आजकल लखनऊ कहा जाता है। तो कड़ा का मतलब इलाहाबाद, मानिकपुर का मतलब लखनऊ, और इन दोनों को मिलाने पर यह क्षेत्र क्या कहलाता था? अवध। अवध। ओके, ये गुजरात, और इसके बाद में ये मालवा। मालवा यहां दक्षिण भारत में ये राज्य देवगिरी का, देवगिरी, और यहां देवगिरी के राजा रामचंद्र थे। रामचंद्र। दिल्ली में शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, जेके। और ये चूंकि दोआब का प्रदेश है, दिल्ली से आ रही है यमुना और ये आ रही है गंगा, तो दोआब का प्रदेश था। तो दोस्तों घटनाएं घटित क्या हुई कि जो मल्लिक छज्जू, ये कहां का वायसराय था बताओ? अवध का। इसने कर दिया विद्रोह, तो इसके विद्रोह को दबा दिया गया। इस विद्रोह के बाद जलालुद्दीन ने अपनी भतीजे, जिसका नाम था अली गुरसाब, क्या नाम था? अली गुरसाब। अली गुरसाब को अवध का गुरसाब, ये से रह यही आएगा इसके, गुरसाब, तो इसको कड़ा और मानिकपुर का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। और साथ में इसे पावर भी दे दिया। ये चालू था, चालू था। इसने यहां के लड़कों को सैनिकों के रूप में भर्ती किया, गांवों से टैक्स ज्यादा वसूला, उन सैनिकों को तनख्वाह दी, अतिरिक्त सेना खुद की बना दी। जितना टैक्स दिल्ली भेजना था वो तो भेजा ही भेजा, एक्स्ट्रा वसूला, किसानों को मारा पीटा ठोका, एक्स्ट्रा टैक्स लेकर सेना बना दी व्यक्तिगत। फिर इसने मालवा पर अटैक कर दिया, मालवा जीता, और वहां से बड़ी संख्या में हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, दास, दासियां और मालवा की कुछ सुंदर राजकुमारियों को लेकर के, और सभी को लेकर कहां गया और किसको सौंपा? जेके को। जेके बहुत खुश हो गया, उसने कहा वाह यार, भतीजा हो तो तेरे जैसा। और अली गुरसाब को अलाउद्दीन की उपाधि दी।
अलाउद्दीन उपाधि दे दी और कहा कि तू ही मेरा सेनापति रहेगा आगे से। और इस अली गुर साहब को क्या बना दिया? सेनापति का नाम क्या? आरिज ए ममालिक, दीवान आरिज का प्रमुख बना दिया, तो आरिज ए ममालिक बना दिया। और भी कहा, और भी बेटा सुन, मेरी बेटी से भी ब्याह कर ले, तो एक काम कर, छोटी वाली बेटी है, बेटी से विवाह कर दिया, विवाह किया। तो इसलिए ये अली गुर साहब पहले भतीजा था, अब दामाद हो गया। तो बेटी से विवाह किया। इस बेटी का नाम क्या था? मलिका ए जहां, जहां की मालिका, मलिका ए जहां। तो अब जो है अलाउद्दीन खिलजी चढ़ गया, सारी सेना का प्रभारी ये खुद बन गया, और यही चाहिए था। ठीक है, तो ये बात मैं लिखवा देता हूं आपको, लिखेंगे अली गुर साहब, अली गुर साहब अली गुर साहब जो कि जेके का भतीजा, भतीजा एवं कड़ा मानिकपुर का गवर्नर था, भतीजा एवं कड़ा मानिकपुर का गवर्नर था। गवर्नर था। अली गुर साहब ने 1292 में, अली गुर साहब ने 1292 में मालवा और भिलसा जीता। मालवा क्या क्या जीता? मालवा एवं भिलसा। भिलसा आजकल के उज्जैन का नाम था। मालवा एवं भिलसा जीत, मालवा एवं भिलसा जीता। यहां से प्राप्त सोना चांदी, हाथी घोड़े, दास दासियां लाकर जेके को सौंपे। जेके को सौंपे। जेके ने अली गुर साहब को, जेके ने अली गुर साहब को अलाउद्दीन की उपाधि दी। आरिज ए ममालिक पद दिया। आरिज ए ममालिक पद दिया। अपनी पुत्री मलिका ए जहां से अलाउद्दीन का विवाह किया।
अपनी पुत्री मलिका ए जहां से विवाह किया। तो आम के आम्र, गुठलियों के, सब कुछ मिल गया। अलाउद्दीन जो चाहता था, एक्चुअली अलाउद्दीन इनसे भी बड़ी बात थी कि विश्वास चाहता था, विश्वास। और विश्वास क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि वक्त आने पर विश्वासघात किया जा सके। विश्वास जमाने के लिए लोग क्या क्या रणनीति अपनाते हैं, अलाउद्दीन से सीख सकते हो। मेरा कई ऐसे साथीगण जो हैं वो पछताते हैं कि ऐसे बोले सर आपकी तरह। एक मेरा मित्र है, गोकुल कृपा कंपनी चलाता है, तो वो बताता है कि एक बहुत ही स्मार्ट और विद्वान लड़का मेरी कंपनी में आया, काम मांगा कि गरीब स्थिति है। मैंने उसकी इंटेलिजेंस देख करके काम दिया और कहा कि 10,000 रुपए महीने के दूंगा। उसने कहा ठीक है सर। एकदम अपडेट, 9 बजे कंपनी ऑफिस खुलता है, 8:45 बजे आना, एकदम बिंदास तरीके से दिन भर भाग दौड़ करना। 6 बजे तक कंपनी का काम होता है, 6:30 बजे तक रुकना। गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट, ऑफिस में काम कराने में एक्सपर्ट, बात करने में एक्सपर्ट। मुझे लगा यार काम का है, हर काम करने लगा, मैं अपने साथ रखने लगा उसे। और इसके बाद उसने कहा कि सर मुझे 5,000 रुपए चाहिए परिवार के लिए। उसने कहा कोई बात नहीं। मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, 15,000 कर दिया, और योग्यता देखकर 20,000 कर दिया, और योग्यता देखकर 1 साल में उसका पेमेंट 45,000 कर दिया। सब कुछ ठीक था। एक दिन उसने 5,000 मांगी कि सर मुझे चाहिए, मैं 4-5 दिन में लौटा दूंगा। उसने 4-5 दिन से पहले लौटाया। दूसरी बार उसने कहा सर मम्मी का ऑपरेशन है, 50,000 रुपए दे सकते हैं, मैंने दिए। उसने अगली तनख्वाह मिलते ही वो भी लौटा दिए, मेरा विश्वास जीत लिया। और इसके बाद उसने कहा कि सर बहुत बड़ा संकट है, गांव की जमीन हमारे बगल में बिक रही है और मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है। वो लिए लिए और वो पैसे भी उसने 6 महीने में लौटा दिए। तो मुझे लगा कि शायद नैतिकता, नियम और धर्म वाला व्यक्ति है। और तब उसने, जब नौकरी करते 2.25 साल हो गए, तब कहा था कि सर मुझे 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। और ईमानदारी से कह रहा हूं सर, चाहे धर्म जाए लेकिन मैं पैसे आपको 1 साल में लौटा दूंगा। मैंने 1 मिनट नहीं लगाई, मेरे 5-6 दोस्तों से फोन कर करके 2 दिन में पैसे इकट्ठे किए, खुद लेकर के गया कि घर भी देख लूं। और मैंने घर जाकर के पैसे दिए। इसके बाद पता लगा कि वो जो घर था वो किराए का था। उसके घर वाले जो थे उनके साथ वो कहाँ पलायन कर गया आज तक पता नहीं है। तो इतनी 2.25 साल की उसकी विश्वास जीतने की रणनीति का हिस्सा था 5 करोड़ की कमाई करना। ये पहले से प्लान्ड था कि मुझे 2 साल का वक्त लगेगा, मैं किस माध्यम से विश्वास जीतूंगा, और जब पूरा विश्वास अंधा विश्वास होगा तब मैं धोखा दूंगा। यही उदाहरण अलाउद्दीन खिलजी का है। यस, एडवांस दिमाग, दिमाग एडवांस। कारण क्या है? ये काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कैसे? जैसे भिलसा, मालवा, ये जीतना, सामान लेकर के जाना, दिल्ली जाकर के सौंपना, ये उदाहरण जो है वो बताता है कि उसकी चाल खतरनाक थी। फिर इसने क्या किया, ये सब देकर के, ये अलाउद्दीन की उपाधि लेकर, आरिज ममालिक का पद लेकर और मलिक जहां को लेकर के वापिस कहां चला गया? अवध। इसके बाद इसने 1296 में योजना बनाई, अपने दोनों भाई जो थे उनको मिलाया, और बिना सम्राट को सूचना दिए, बिना जेके को सूचना दिए, एके ने इस यहां पर अटैक कर दिया देवगिरी पर। देवगिरी में कौन है? देवगिरी का राजा रामचंद्र, उसने जीता। बात नंबर 1, खुद की पर्सनल सेना है। बात नंबर 2, वो सेनापति का पद प्राप्त करना चाहता था, प्राप्त कर लिया। उसे पता था
अरे मेरे चच्चा जान, वो भी तो आरिजे ममालिक ही थे और सेना उसके पास थी, इसलिए बलबन के कैकुबाद और कैकू क्यूमर्स का तख्ता पलट दिया। मैं भी इसी तरह तख्ता पलटूंगा। तो आरिजे ममालिक बनना था। इसके बाद में देवगिरी पहुंचा, रामचंद्र को हराया, और यहां से भी भारी संख्या में, बहुत भारी संख्या में बैलगाड़ी की बैलगाड़ियां, सोना चांदी और घोड़े लेकर के आया, और कहां पहुंच गया? अवध। सूचना मिली कि कड़ा में पहुंच गया। 1296 की बात थी, और ये सूचना धीरे धीरे जो है वहां तक पहुंची। कहां तक? जलालुद्दीन खिलजी वेट करता रहा कि नहीं आएगा आएगा, और उसके बहुत सारे लोग नहीं समझाए कि साहब उसकी आंखें देखी नहीं क्या आपने, बहुत चालू है। उसने कहा नहीं, अरे दुनिया के लिए चालू होगा, लेकिन मेरा भतीजा है, मेरा दामाद है, सब कुछ मेरा ही मेरा है वो तो, और मेरे से धोखा नहीं कर सकता। उसने कहा साहब धोखा अपने ही देते हैं, दूसरों से धोखा खाते भी नहीं है। खैर, तुम लोगों को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जिंदगी में धोखे खाया है, और वो भी अपनों से ही, और ऐसे तालियां बजाते हो। शकल देखो तो 20-22 साल की लगती है, और धोखे खाने में लगता है हजारों साल से धोखे खा रहे हो। खैर, तो इसलिए जलालुद्दीन खिलजी को लोगों ने समझाया, लेकिन भरोसा नहीं था। अंत में ये सेना लेकर के चल पड़ा, क्योंकि 5-7 महीने हो गए थे तब तक इसने जो यहां से देवगिरी से धन लाया था, उसे एक बड़ी सेना बना ली थी, बहुत ही बड़ी सेना बनकर तैयार थी। 20,000 की नई सेना, और 40,000 के पहले 60,000 की सेना। इस जेके के पास भी इतनी बड़ी सेना नहीं थी। आधी सेना दिल्ली में छोड़कर आधी सेना लेकर के वो आया। गंगा के सारे सारे उसने चल करके, और गंगा यमुना के संगम के पास आकर के उसने भतीजे को संदेश भिजवाया कि अलाउद्दीन इधर आके मिल। सेना साथ थी जलालुद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा चालू था। उसने गंगा के किनारे, गंगा के किनारे अपनी सेना को आराम से छुपाया दूर तक, क्योंकि गंगा का प्रदेश बहुत हरा भरा है, इसलिए हरा भरा होने के कारण सेना को आराम से छुपाया। और इसके बाद खुद जो है अकेला एक मित्र के साथ, अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक सैनिक के साथ जो खास था उसका, उसके साथ गंगा के इस तट पर आया। साथ में उसके हाथी थे, साथ में उसके बहुत सारे घोड़े भी थे, और साथ में बैलगाड़ियां थी जिनमें सोना भरा हुआ था। वो लेकर के और गंगा के तट पर आया। सामने गंगा के पार दूर दूर तक दिल्ली से आई शाही सेना, और इसके सबसे आगे खड़ा हुआ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। उसने अपने भाई को भेजा, छोटे भाई को, कि जा बोल दे चच्चा जान को कि वो अकेले आए हैं हमारे पास, एक बार सेना वही रहने दे, क्योंकि यहाँ जो हाथी घोड़े उनमें सोना बहुत बेशकीमती है, मैं कुछ राज भी बताना चाहता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी ने जब देखा कि बेचारा अकेला खड़ा है, एक दोस्त हो रहा है, कोई सेना नहीं, कोई सैनिक नहीं, मैं कितना पागल हूं, भरोसा ही नहीं क्या भतीजे पे, सेना लेकर के आया हूं यहां तक। तो उसके सैनिकों ने रोका कि साहब अकेले नाव में बैठ के मैं जाऊं। उसने कहा चुप रहो, भतीजा बुला रहा है, अकेला है, जाने दो मेरे को। तो एक जने को और साथ लेकर के वो भी चल पड़ा, और यहां गए। जाकर के अलाउद्दीन ने अपने चचा जान के पैर छुए, और चचा जान ने उसे भींच कर गले से लगा लिया कि हे मत भतीजे, मैं कितना हरामी हूं, तेरे प्रति विश्वासघात किया कि देख वो धोखा देगा, तू धोखा दे ही नहीं सकता। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि चचा जान आपने भी धोखा दिया था क्या, कैकुबाद को, ह्यूमर्स को, उस छोटे बच्चे को, उसके बाप के सामने कैसे काट काट के फेंका था, भूल गए? आज वक्त है कीमत चुकाने का। उसने अपने साथी को इशारा किया, तलवार निकाली, और दोनों ने जलालुद्दीन खिलजी को काट काट के टुकड़े करके गंगा में फेंक दी। उसके मुकुट पर खून लगा हुआ था जलालुद्दीन खिलजी का। उसने खून को हाथ से पोंछा, और इसके बाद उसको अपने सिर पर पहनकर घोषणा कर दी कि अब तुम्हारा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तभी उसकी सेना को इशारा किया, बाहर निकली, और इसके बाद में अपनी सेना को उसने नावों से पार करा करके सेना को आदेश दिया, मैं तुम्हारा आरिजे ममालिक सेनापति हूं, जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो चुकी है, सुल्तान मैं हूं, मेरे पक्ष में जो रहेगा मैं उसे प्रमोशन दूंगा,
मेरे खिलाफ जो जाएगा उसे मृत्युदंड दूंगा। बताओ क्या चाहते हो, मृत्युदंड या फिर प्रमोशन? थोड़ी देर में एक भी व्यक्ति जलालुद्दीन खिलजी की बात करने वाला नहीं था। गंगा के किनारे नारे गूंज रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी जिंदाबाद, अलाउद्दीन खिलजी। और जो सेना जलालुद्दीन खिलजी के साथ आई थी, और वही अलाउद्दीन खिलजी के गाजे बाजे के साथ लेकर के कहां पहुंची, और उसे सुल्तान बनाया। ये कहानी थी 1296 में। तो जिसने अपने मालिक बलबन के पोते कैकुबाद, उसके बेटे क्यूमर्स का जिस तरह से असर किया था, दंड तो मिलना ही था, मिला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी ना अपने चचा को छोड़ा, ना अपने मालिक को छोड़ा, ना अपने ससुर को छोड़ा, सबको सल्टा दिया। उसकी पत्नी, उसकी खास पत्नी, जो उसकी ताऊ की लड़की बहन भी थी, जो बाद में पत्नी भी बनी थी, और बहुत ही प्रिय थी उसे, मलिका ए जहां, वो रोती रही कि मेरे पप्पा जान नहीं रहे। बोले जान दे तो अब्बा जान को भूल जा और पति जान को याद रखे। लिखो, लिखो, लिखा दूं? एके ने, एके ने एके ने 1296 में, एके ने 1296 96 में जेके की सूचना के, जेके की सूचना के बिना देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया, देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया। राजा रामचंद्र देव को राजा रामचंद्र देव को पराजित कर अधीनता स्वीकार करवाई, अधीनता स्वीकार करवाई। बड़ी मात्रा में सोना चांदी और घोड़े लेकर कड़ा ले गया, बड़ी मात्रा में सोना चांदी घोड़े लेकर कड़ा ले गया, नई सेना बनाई। नई सेना बनाई। जब जेके दिल्ली से, जब जेके दिल्ली से लूट का माल प्राप्त करने के लिए लूट का माल प्राप्त करने के लिए कड़ा आया, तो एके ने एके ने धोखे से
सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या की दिल्ली गया, सुल्तान बना। ओके, तो दोस्तों अब अपनी अगली हेडिंग क्या होगी? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत योग्य है, सेनापति भी है, ऊपर से विजेता भी है, और एक बड़ी बात कि अनपढ़ भी है। अच्छी बात नहीं है, मानता हूं, लेकिन दुख की बात, भारत में जितने भी सफल शासक हुए हैं वे सारे अनपढ़ ही हुए हैं। और चाहे वो अकबर हो, चाहे वो अलाउद्दीन हो, चाहे वो अन्य। हाँ, तो कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वही ज्यादा सफल होते हैं शासन में। आपकी और मेरी तरह के पढ़े लिखे लोग तो उस शासक के नौकरी पसंद करते हैं। जैसे अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी जी कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? लेकिन शासन वही कर सकते हैं। तो इन, चूंकि शायरी में पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के मुंह खून लग जाता है फिर दिक्कत होती है। और ये तो कम से कम पढ़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इसमें लिखा है पानी पीना है तो मटके का पियो, बिस्लेरी की बोतलों में क्या रखा है, सेवा करनी है तो माँ बाप की करो, इन छोरियों में क्या रखा है। खैर, अब रहने दो, तो पढ़ने लायक थी नहीं, फालतू में पढ़ दी मैंने। लेकिन अब मैं दूसरी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सिलसिला है। कुछ बच्चों का दिमाग पढ़ाई में लगता ही नहीं है। लिखने वाले की हिस्ट्री बेटा जो अपने सामने आ गई, ये उसका परिचय है, उसका आइडेंटिटी कार्ड है, जिसमें उसका सारी हिस्ट्री इसमें लिखी हुई है कि इसका मतलब उसने धोखा खाया है, अब ठोकर खा करके ज्ञान आया है। उसके बहुत सारी बातें इसमें आ जाती है। और उसका आज भी मन जो है इनमें एके जेके में नहीं लग रहा, इन्हीं पेपे पेपे में लग रहा है। तो उसको क्या सोचना, सारे स्टूडेंट जो है एक जैसे नहीं होते, लेकिन हाँ दो चार जिनका मस्तिष्क क्लास में लगता नहीं है उनकी वजह से बाकी क्लास बेचारी सफर करती है। अभी 1-1.5 मिनट लग गया, अब तक मैं गुजरात अभियान बता देता। तो अब कुछ बातें कि इस अलाउद्दीन खिलजी जो था उसकी कुछ बातें खास हैं, उसकी जीवन दर्शन के बारे में मैं 2-4 बात बता दूं। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे अच्छी बात कि शराबी नहीं था। नशेड़ी तो नंबर 1 का था, बट ये नशा शराब का नहीं करता था। इसको जो नशा होता था वो सुंदरता का होता था। इसलिए चाहे वो पद्मिनी हो, जहां भी इसने कहा कि वहां सुंदरता है, वहीं सेना लेकर के चला गया। इसने सुना था कि गुजरात के राजा कर्ण बघेल की पत्नी कमला, जिसका ब्याह अभी हुआ ही है, वो विश्व सुंदरी है। इसने कहा चलो रे सेना उठाओ। अपने 2 सेनापति
उलग खां और नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण के लिए भेज दिया। तो हर किसी का एक मिजाज है कि वो नशा किसका करता है। जैसे आप में से कई विद्यार्थी जो हैं उनके नशा होता है बाहर की मिठाइयां खाने का। जैसे मैंने देखा है कि कुछ एक तो ये जो जोमेटो है वहां पर बैठे ही रहते हैं, तो उन्हें खाने का नशा है। कुछ लोगों को मैंने, नाम नहीं लूंगा, लड़कियों की बात बता रहा हूं, सिगरेट पीते भी देखा है। तो किसी को पीने का नशा, किसी को खाने का नशा, किसी को देखने का नशा। और लड़कों की तो बात ही मत करो, क्योंकि अफीम से लेकर, गांजे से लेकर, भांग से लेकर, दारू से लेकर, छोड़ा क्या है। लेकिन हमारी मुद्दा किसका है? अलाउद्दीन, इसका टाइम बताओ रैप। पूरे 20 साल। तो मैं सबसे पहले इसकी हेडिंग डाली, विजय अभियान। सबसे पहले इसने किस पर आक्रमण किया? मैं नाम ले चुका, बताओ। गुजरात। तो 1 नंबर गुजरात। गुजरात के आक्रमण के लिए एके ने सेनापति भेजे। कौन कौन गए बताओ? नुसरत खां, उल्गू नहीं है, उलग खां, उलगू खां। तो को भेजा। अब यहां लफड़ा था। यहां का राजा, गुजरात का राजा कौन? गुजरात शासक करण है या रायकरण? तो रायकरण ही लिख देना, रायकरण देव बघेल। हारा। अभी इसने अपना विवाह किया था, लेकिन अपनी पटरानी, या क्या लिखो, रानी, रानी कमला को छोड़कर, कमला इसकी 8वीं पत्नी थी, तो पहली से भी इसको पुत्री थी, छोड़कर पुत्री, क्या नाम, देवल देवी, देवल देवी, जो कि 5 वर्षीय पुत्री थी, को बचाकर भागा, को बचाकर देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र। और क्या, रामचंद्र की यहां शरण ली, यहां शरण ली। तो फटाफट लिख दो। ये बात जो है कब की है? 1298। लिख दिया? ओके। सोमनाथ, सूरत,
कैम्बे, एक ही सैनिकों ने लूटे, लूटे। कमला दिल्ली भेजी, एके ने विवाह किया। एके ने विवाह किया, परंतु लूट के माल पर मोहम्मद खां एवं कैबरू नेतृत्व में मंगोल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर रणथंभौर राजा हमीर के यहां शरण ली। तो बात ये थी दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले मुसलमान सेना जो हिंदू प्रदेशों में नई जीत करती थी, वहां से जो भी लूट मिलती थी, जो भी लूटते थे, उस लूट में 80% सेना का होता था, 20% राजा का होता था, सुल्तान का। यानी मान लो एक सैनिक जैसे ही किसी नए क्षेत्र में, हिंदू क्षेत्र में उस क्षेत्र को जीतता है, तो वहां के प्रत्येक सैनिक को छूट दे दी जाती है कि अब लूट लो। लूटने में सब कुछ लूटो, कोई पाबंदी नहीं है। मतलब दूसरे धर्म के हैं काफिर, तो मुसलमानों को छूट होती है कि वो जो भी चाहे लूटें, घरों को लूटें, महिलाओं को लूटें, बच्चों को दास बनाएं, पुरुषों को लूटें काटें, कुछ भी करें, कोई रोक नहीं है। इसलिए बड़ी संख्या में लूटपाट होती थी। इसलिए पहले के जमाने में लोग रास्तों में के समीप घर नहीं बनाते थे। अंदरूनी इलाका, जो कि सामान्य जो रास्ते होते थे, सड़कें होती थी, उनसे दूर अंदरूनी इलाके में घर बनाते थे, बस्तियों में। तो यहां अलाउद्दीन खिलजी ने नियम चेंज कर दिया कि प्रत्येक सैनिक कोई 20-25 दास दासियां लूटता है, 5-7 किलो सोना लूटता है, घोड़े लूटता है, तो उसके पास लूट का माल बहुत होता है। उसने नियम बनाया कि अब से 80%
राजा का होगा, 20% सैनिक का होगा। इन्हें नियम उल्टा कर दिया। अब इन मंगोलों ने, जो दिल्ली में बसे थे, इन मंगोलों ने खूब लूटा, जम करके लूटा। और एक एक ने कोई 100 दासियां, कोई 200 घोड़े, कोई 5 किलो सोना चांदी लूट रखा था। उन्हें पता था कि 20% ही तो लेगा सुल्तान, बाकी तो सब अपने। यानी 20 दासियां सुल्तान के पास चली जाएंगे, 80 अपने पास रहेंगे। लेकिन सुल्तान ने नियम उल्टा कर दिया। उसने कहा 80 मुझे दोगे प्रत्येक सैनिक, और 20 तुम रखोगे। अब उनका दिमाग खराब। उसने कहा कि फालतू में लड़ाई हम नहीं लड़ी। तो लूट के माल पर मोहम्मद खां और कैबरू, ये मंगोल लोग थे, जो 9 मंगोल थे, मैंने बताया था आपको 9 मुसलमान। तो महमूद, मोहम्मद खां और कैबरू के नेतृत्व में मंगोलों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद ये रणथंबोर के राजा हमीर के यहां शरण ले ले। और ये भी एक अलग बात है कि विद्रोह करके इन्होंने किसको मार दिया? नुसरत खां की हत्या कर दी थी। किन्होंने? इन मंगोलों ने। तो इस घटना से उसको बड़ा धक्का लगा। उसने हमीर को कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि हमारे विद्रोही हमें दे दे। अमीर ने कहा कि नहीं, शरणागत को रक्षा, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसने कहा तो ठीक है, तू वचन नहीं देगा तो मैं तेरी प्राण लूंगा। उसने प्राण दिए, अलाउद्दीन खिलजी ने प्राण लिए, लेकिन वचन रखा। खैर, इसी समय दूसरी जीत भी है। दूसरी जीत छोटी सी है, वो है 1299 में उसने जैसलमेर को भी जीता था। पता है क्या किसी को? है या नहीं? जैसलमेर एक ने जीता। जैसलमेर का राजा कौन था बता दो फिर, बताओ। राव दूधा? नहीं, दुद्धा भाटी। राव दूधा नहीं, दुद्धा भाटी। तो ये भी जीता। अच्छा, क्यों हुआ था? जैसलमेर के क्षेत्र से अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक गुजरे। जैसलमेर के राजा के कहने पर उसके सैनिकों ने उनके सैनिकों को लूट लिया और घोड़े पकड़ के बांध लिए। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, बोले चलो रे, सेना लेकर के चल पड़ा। और 1299 में जैसलमेर को भी जीत लिया। तो डाल दें हेडिंग, या फिर नंबर 2, जीत नंबर 2 लिख देंगे। ब्रेक दे देंगे अभी, जैसलमेर को तो जितवाओ यार। 1299 में जैसलमेर को एके ने जीता। जैसलमेर के शासक दूधा भाटी ने हार स्वीकार की। हार स्वीकार की। हार स्वीकार की। जैसलमेर पर एके का नियंत्रण हो गया। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हेडिंग डालेंगे अपन, रणथंबोर। तो तीसरी हेडिंग डाल दो, रणथंबोर विजय। लेकिन अब अपन एक ब्रेक ले लेते हैं।